लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि इस चुनाव में साइलेंट वोटर्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के काम कर रही है, सारे देश में माहौल अच्छा है। जनता को उनकी नीतियां भा रही हैं, जनता रिस्पॉन्ड कर रही है। और जो काम है, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर से हो, हरियाणा सरकार की ओर से हो, सब काम इतने अच्छे हो रहे हैं, लोगों को भा रहे हैं। तो लोगों के मन को भाने वाले इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है, और साइलेंट वोटर जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने। क्योंकि वोकल वोटर तो हमेशा मीडिया में इधर उधर जा करके या जाके एजेंसियों को अपनी बात बताया था, साइलेंट वोटर को बताता नहीं है। और जो गरीब वोटर है, जो जिसको कहना चाहिए अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, उनके लिए मोदी जी की नीतियां बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं। आनंद विजय सर, कौन थे ये साइलेंट वोटर्स? प्रत्युष जी, ये एक क्लीशे शब्द है। जब नेता को कुछ तर्क नहीं मिलते हैं तो वो यही कहते हैं। क्या वोटर कभी चिल्ला के लाउड स्पीकर पर बोलता है क्या कि हम किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? तो हमेशा ये कहा जाता है वोटर साइलेंट हो गया, वोटर चुप हो गया। ये सब ठीक है, बयानबाजी है। लेकिन मैं अभी आपकी सारी डिबेट को सुन रहा था। मुझे प्रत्युष जी एक बात कहनी है कि कांग्रेस की स्थिति वही हो गई है जो एक वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अरे आप हार को स्वीकार करिए। और मतलब कश्मीर में लोक जीता और यहां तंत्र जीत गया। यह अजीब सी विडंबना है। और मुझे लगता है कि जो आपकी पार्टी में कलह थे, जो कुमारी शैलजा 12 दिनों तक आपकी पार्टी से बाहर रही, जिस प्रकार से दलितों का एलियनेशन आपकी पार्टी से हुआ, जिस प्रकार से आपको लास्ट मोमेंट में अशोक तंवर को लाना पड़ा, जिस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला कैथल से बाहर नहीं निकले, जिस प्रकार से जाटों और गैर जाटों के बीच में एक पोलराइजेशन हुआ, जाटों की जिस प्रकार से भूपिंदर हुड्डा ने आम आदमी पार्टी के साथ अपने गठबंधन को बिल्कुल हरी झंडी नहीं दी और उसको रोक दिया, बावजूद इसके कि राहुल गांधी चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट सीटों का हो जाए। इन सारे बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और हार के समय दूसरे के सर पर ठीकरा फूटने की बजाय इस पर प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे आगे इसमें कैसे सुधार करें। कांग्रेस पार्टी में सुधार इस कारण से नहीं होता कि वो हार का ठीकरा दूसरे के मत्थे पर फोड़ना चाहते। अभी तत्काल प्रभाव से जो राहुल गांधी का एक मोमेंटम पूरे देश में बना था, जिस प्रकार से जवान, किसान और पहलवान का एक फेक नैरेटिव चलाया गया हरियाणा में, जिस प्रकार से इको चैम्बर में बैठे हुए पत्रकार और जिसको कहते हैं ना तथाकथित सेफोलॉजिस्ट, इन लोगों ने एक जो माहौल बनाया हरियाणा का, उसको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं चला किसी को। सब उन्हीं क्षेत्रों में जा रहे थे जहां उनको लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में बात हो रही। सारिका जी, बीजेपी को तो छोड़ दीजिए, आप ही के सहयोगी आपको नसीहत दे रहे हैं। कौन कौन है वो सहयोगी, जरा बयान में सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बना रही है तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। डिस्पाइट एंगर वोट भी उन्हीं को गए, यानी विश्वास बनाए रखा कि बीजेपी में विश्वास बनाए रखा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना। कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है। अब बताइए सारिका जी, अब आप ही के सहयोगी आपको नसीहत दे रहे हैं, हर चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस परिणाम बुरा होता है। और शिवसेना उद्धव गुट ये कह रही है कि बीजेपी पर लोगों ने विश्वास जताया है, इन्होंने ईवीएम पर तो सवाल नहीं खड़े किए। प्रत्युष जी, देखिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, उनके आपके सहयोगी हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल हमारे सहयोगी है ना आपके। इंडिया ब्लॉक इन्होंने ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा। देखिए, इन्होंने कहा कि बीजेपी पर विश्वास जनता ने जताए रखा, कांग्रेस को सोचना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी पर। प्रत्युष जी, मैं एक सवाल आपसे पूछती हूँ कि जो बीजेपी के पिछले 4.5 साल तक जो जेजेपी पार्टी ने, जिसको कि बीजेपी अगेंस्ट थी वो 2019 के वोट में, जब वो गए जनता के बीच में और हरियाणा की जनता ने उनको वोट दिया, वो आफ्टर पोल उन्होंने
बीजेपी के साथ में अलायंस किया और 4.5 साल सरकार बनाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोगों में उनके प्रति इतना आक्रोश और इतना गुस्सा था कि उनका जो दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम रहे वो हार गए। 7,000 वोट पर सिमट, हार नहीं गए, 7,000 वोट पर सिमट गए। तो क्या मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ, लेकिन कई बार होता है सारिका जी, कई कई मुद्दे जनता के साथ क्लिक नहीं करते। कई बार होता है बीजेपी की भी हार होती है, कांग्रेस की भी हार होती है। चुनाव में हार जीत तो चलता रहता। मैं आपके सहयोगी आम आदमी पार्टी का रुख कर लेता हूं, सहयोगी तो बोल ही सकता हूं। आदिल खान जी, क्या कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह ईवीएम में छेड़छाड़ है या अति आत्मविश्वास है? देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। ईवीएम पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं और बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर रखा है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम को अपनाया ही नहीं है। और जिस तरीके से भी आप दिखा रहे थे, कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने कहा कि 99% ईवीएम चार्ज था, तो संदेह तो निश्चित तौर पर बनता ही है। लेकिन किसी भी चुनाव में किसी भी पार्टी को अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। देखिए, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया और लास्ट तक के लटकता रहा अलायंस। लास्ट में जाकर के ये पता चला कि जी वो नहीं करना चाहते हैं। जी, तो मुझे लगता है कि मतलब अलायंस नहीं किया इसलिए आपने कांग्रेस के वोट ही काट दिए। कांग्रेस पार्टी को अति आत्मविश्वास था हरियाणा के अंदर, उसका खामियाजा कांग्रेस। आपने किसका वोट काटा? डैमेज तो आपने सहयोगी कांग्रेस का ही कर दिया हरियाणा में। आदिल खान जी, आवाज जा रही है? आदिल खान जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं विजय शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। ये ईवीएम का मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है कि साहब इसमें गड़बड़ी होती है जब हार होती है। लेकिन 2009 और 2010 में, आज से 14 साल पहले, ईवीएम पर सबसे पहला इल्जाम किसने लगाया था? एलके आडवाणी साहब ने। आपके जीवीएल नरसिम्हा साहब ने तो किताब ही लिख दी। आवाज नहीं जा रही है। विजय शर्मा जी, आवाज जा रही है? आपने किसका वोट काटा? मेरी आवाज आ रही है प्रत्युष आपको? हाँ, मोहम्मद अमीन सर, आप तक शायद आवाज पहुंच पा रही होगी। मोहम्मद अमीन सर, 2009 और 2010 में भी ये मुद्दा उठा था सर, ईवीएम का, और बीजेपी ने ही उठाया था। हाँ, जो अभी आदिल खान ने कहा इस बात को कि ये ईवीएम कई देशों में बंद कर दी गई है यूज करना। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश की ईवीएम सर्टिफाइड है और सुप्रीम कोर्ट तक के पास गए लोग, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है। रीजन, उन्होंने देखा है हमारा जो ऑपरेशन है वो बैटरी ऑपरेटेड है। ये मशीन कल जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, आपके दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है। इसमें जो कैलकुलेटर में 1 और 1 2 ही होगा, 1 और 1 11 नहीं होता। जहां तक सवाल है इस बात का कि मशीन बनाई गई थी विदेशों में, टेक्नोलॉजी लाई गई थी, लेकिन वहां पर ये जुड़ी हुई थी इंटरनेट से। इंटरनेट से जुड़ी होने के कारण हैक भी हो सकती थी, जो भी ऊपर नीचे किया जा सकता था। जब ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को हैक किया जा सकता है और सिंगल यूज होता है। इसी तरीके से ये कहना सरासर गलत है इनका कि ईवीएम हमारी टेम्पर हो सकती है। कई बार बुलाया गया सारी पार्टियों को और वो आए नहीं आए वो तो उनका मुद्दा था, लेकिन ये दिखा दिया गया टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा कि हमारी मशीनें हैक नहीं होती हैं, ना ही इनमें कोई हेरफेर की जा सकती है। और विदेशों में इसलिए बंद की गई कि उसमें इंटरनेट कनेक्शन होता था, इसलिए ये बंद की गई हैं। इनको क्लियर कर लेना चाहिए इस बात को, और इस बात का बार-बार आप कहना चाहिए जी। यानी आप कह रहे हैं कि फुल प्रूफ है, इसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जी प्रतीश जी, आपने कहा जो नरसिम्हा ने किताब लिखी थी और आडवाणी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था, उस वक्त वो प्रेसिडेंट थे। बात ये नहीं है, बात ये है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी संस्था है संवैधानिक, वो किसी का ना फेवर करती है ना बहिष्कार करती है। हर एक को हमारा वोटर प्रधान है, हमारे स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो सवाल इस बात का है, हर एक को रिस्पेक्ट दी जाती है, और इलेक्शन कमीशन अगर नहीं देता तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए मैडम से, जो अभी आपसी सारी सिंह बात कर रही थी कि इनके लीडर अपोजिशन राहुल गांधी 2 जगह से, वायनाड से और रायबरेली से कैसे जीत गए अगर मशीनें गड़बड़ होती हैं। और अभी विज इनके हार गए हैं, हरियाणा के विज हार गए हैं। बिल्कुल, मैं वैलिड क्वेश्चन है। 7 टाइम जीते। वैलिड क्वेश्चन है। बिल्कुल
मैं इनसे जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक मतलब अगर चुनाव के परिणाम आपके अनुरूप आ गए तब तो ईवीएम बहुत बढ़िया, और आपके अनुरूप नहीं आए तो साहब ये कसूरवार, इसमें छेड़छाड़, टेम्परिंग सब कुछ हो जाती है। प्रत्युष जी, मैं आपकी बात का जवाब और प्रोफेसर अमीन साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी। आप 2 मिनट मुझे सुने। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट है, और उसके ऊपर किसी, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ईडी संवैधानिक नहीं है? आप मुझे ये प्लीज बताइएगा। और इस बात के कितने सारे उदाहरण हमने आपकी के चैनल पर चर्चा की है कि किस तरीके से ये ईडी का डर दिखा करके, इनकम टैक्स का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके उन लोगों को इन्होंने पहले डराया, उन पर केस किया, और फिर जब वो इनके पास मिल गए तो उन केस को बिल्कुल फारिग कर दिया और उनको क्लीन चिट दे दी। तो आप ये बात मत कहिए, इस देश के अंदर कोई भी संस्था आज के दिन में इंडिपेंडेंट 2014 के बाद में नहीं है। आप ये बताइए, 8,000 करोड़ का जब स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड का कर सकते हैं, आप कौन सी बात कर रहे हैं कि ये जो मशीन है, आप नहीं देखिए अमीन साहब, और बात आप कर रहे हैं कि एक, मैं तो आपसे ये पूछती हूँ कि पेगासस का आज तक निराकरण क्यों नहीं हुआ? जब आपके फोन में टेम्परिंग होकर के आपकी डेली की सारिका जी जवाब तो सुन लीजिए। चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, हमसे और आपसे ज्यादा वो तकनीकी पक्ष को समझते हैं। सारिका जी, आपके सलमान खुर्शीद लॉ मिनिस्टर थे, डॉक्टर एसवाई कुरैशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और सलमान खुर्शीद की वाइफ कायमगंज से इलेक्शन लड़ रही थी एमएलए का, और वो न्याय मंत्री थे, लॉ मिनिस्टर। उन्होंने वहां पे कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमारे अंडर में है। उसका कपिल सिब्बल जी ने केस लड़ा था आकर इलेक्शन कमीशन में उनके बिहाफ पे, और 67 पेजों की जो याचिका थी उसमें वापस उन पे माफी मांगी है सलमान खुर्शीद ने। वो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, और कुरैशी साहब चीफ इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में है। ठीक है, आपके लॉ मिनिस्टर ने कहा था, सुनिए, इलेक्शन कमीशन किसी के अंडर में नहीं है। आपको ईडी और सीबीआई से कंपेयर मत करिए। इलेक्शन कमीशन एक अलग संस्था है, उसका काम करने का तरीका अलग है। 3 कमिश्नर 2010 में सबसे पहले ईवीएम मशीन पर एलके आडवाणी जी ने अपना ऑब्जेक्शन किया था। आप उसका भी जवाब दे दीजिए ना। वही मैं जवाब देना चाहता हूँ। विजय शर्मा जी इस पर जवाब देंगे। विजय शर्मा जी 14 साल पहले तो यही बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। जब 2009 के इलेक्शन के नतीजे बीजेपी के अनुरूप नहीं आए थे, तब बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए थे। प्रत्युष जी, ये काम है, ये धंधा है यार। प्रत्युष जी, विजय शर्मा जी, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। जी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े माइन्यूटली इसको देखा मामले को। उसके बाद में चुनाव आयोग ने सबको चुनौती दी, जितने भी राजनीतिक दल हैं, कि आइए हैक करके दिखाइए। तो कोई भी दल कहीं भी कोई खामी नहीं ले पाया। अब सारिका जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक तथ्य, एक प्रमाण लाइए। मैं भी कह देता हूं, सारिका जी आप तो यहाँ इंडियन है ही नहीं, आप तो बांग्लादेशी है, तो आप हंसेंगी ना मेरे ऊपर। सबको पता है आप इंडियन है, इंडियन सिटीजन है। तो ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगा देना नहीं, जो बड़ा आसान है। आप मुझे बताइए, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, आप सुनिए जरा। अब वो पानीपत का मुद्दा बता रहे हैं कि 99% वो थी, चार्ज थी, उनके पास क्या प्रमाण है? आप मुझे बताइए। ये क्या है, जब हताशा होती है, जब उम्मीदवार हारता है, उसके समर्थक हारते हैं, तो अपने समर्थकों को क्या दिलासा देंगे? ये इस तरह की झूठी दिलासा देते हैं, क्योंकि जमीन पर आप कहीं थे ही नहीं। भाई आपने किसानों के लिए क्या किया? किसानों की जमीन लूटी आपने 2 रुपए में, आपने अपने उद्योगपतियों को दिलाई। आपने जवानों को क्या किया? 500 करोड़ मात्र 1 रैंक 1 पेंशन में हमने 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा दिया। आपने युवाओं के लिए क्या किया? हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला। हमने महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हर जिले में आपके जो है गर्ल्स जो थी कॉलेज थे वो खोले, महिला थाने खोले। हमने 700 से 2200 सीटें बढ़ा दी मेडिकल की। आप मुझे बताइए, किसानों के लिए हमने क्या किया? जो पूरे विश्व में 3000 से नीचे बैग नहीं है यूरिया का, हम 267 रुपए में दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, हमारे फौजी भाइयों को अनुदान राशि आप 20 लाख देते हैं, हम 50 लाख दे रहे हैं। आप घायल को अनुदान राशि देते थे 1 लाख, हम 35 लाख रुपए दे रहे हैं। हम 10 पैसे यूनिट के हिसाब से ट्यूबवेल में जो किसानों के लिए बिजली है वो देते हैं, वो भी दिन में देते हैं। आप क्या देते थे? तो आपने किया क्या है? आपके किस तरह के कारनामे वो जनता भूल जाएगी क्या?
तो ठीक है, आप झूठा ठीक है। नैरेटिव, आप दलित विरोधी हो। मैं दूसरे जिस तरह मेहमानों से का रुख कर हूं, सेंटर लेकिन अपनी, मैं उनके उससे नेता पहले का आपको हूं, सुनवाते हैं आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। अनंत विजय सर, यह विकास की गारंटी बीजेपी की जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चली? जम्मू कश्मीर में तो चलनी भी नहीं थी प्रत्युष, मुझे लगता है जम्मू में चली, कश्मीर में नहीं चली। देखिए पीर पंजाल की जो गुफा है उसके इस तरफ और उस तरफ, इसमें दोनों में बहुत अंतर है और इसके डेमोग्राफिक अंतर को हमें समझना होगा। जम्मू रीजन में किश्तवाड़ से जैसे वो सगुन परिहार जीत गई, तो अगर आप देखें कि जम्मू रीजन में बीजेपी का प्रदर्शन अपने 2010 साल पहले जो वहां चुनाव हुए थे, 2014 नहीं 2014 के चुनाव 14 में विधानसभा चुनाव हुए थे जी। हाँ, 14 के चुनाव के अपने प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर किया जम्मू रीजन में। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा ही नहीं, 19 सीटों पे लड़े और बहुत बेमन से ऐसा लगा कि बहुत सारे कुछ चीजें हुई नहीं। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू रीजन में उनका प्रदर्शन हुआ उसको बेहतर माना जा सकता है। हम वहां भी कांग्रेस को मिस करते हैं। कांग्रेस वहां 6 सीटों पे जीती है, 6 या 8 सीटों पर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में उनका, क्योंकि जम्मू रीजन में पहले कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी और बीजेपी को टक्कर दिया करती थी, क्योंकि कांग्रेस और एनसी दोनों को जम्मू कश्मीर में मतलब वो पूरे स्टेट की पार्टी माना जाता था। लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था। कांग्रेस को अपने स्ट्रेटेजी पर विचार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जातियों में समाज को बांटने की बात कर रहे हैं, उसको क्या जनता, मैं क्या को अंडरलाइन कर रहा हूं, क्या जनता उसको रिजेक्ट कर रही है? क्या जाति पाति की जनता से मतलब राजनीति से ये इस देश की जनता उठ चुकी है? और अभी आपने जो प्रियंका चतुर्वेदी की बाइट दिखाई, उसमें जो अंत में पंक्ति कही है प्रियंका ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रियंका ने वहां कहा कि जब भी कांग्रेस बीजेपी के साथ डायरेक्ट फाइट में आती है वो हार जाती है जी। तो आदिल खान जी, क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी का साथ ना लेना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक रहा? अगर आप दोनों मिलकर लड़ते तो शायद परिणाम कुछ और होते। निश्चित तौर पर परिणाम और होते, और हम बार बार ये कह रहे थे, पहले भी हमने ये कहा था कि मिलकर लड़ते हैं चुनाव, और कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए था कि मिलकर चुनाव लड़े, ना सिर्फ आम आदमी पार्टी से बल्कि समाजवादी पार्टी को भी इनको अलायंस में लेना चाहिए था। आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में हम तो सबने किसने नहीं होने दिया था अलायंस? और भारत किसने नहीं होने दिया था सर? किसने नहीं होने दिया? अब उस पर कोई चर्चा मुस्कुराइए नहीं, बता भी दीजिए। अब तो नतीजे आ गए, बता तो दीजिए। हुड्डा साहब ने नहीं होने दिया था, खबरें ऐसी कि हुड्डा साहब नहीं चाहते थे कि अलायंस हो। प्रत्युष जी, इन चीजों का पोस्टमार्टम करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी और हमको भी अपना आकलन करना चाहिए वहां, और हम को कांग्रेस को सारिका जी देखिए, आदिल खान साहब खुल के कह रहे हैं कि अगर हम दोनों साथ मिलकर लड़े होते तो आज आप जीत की जलेबी हरियाणा में चख रहे होते। प्रत्युष जी, ये तो एक चर्चा का विषय है, इसके ऊपर तो पार्टी आलाकमान बैठेगी, वो लोग इसका इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि कहां पर क्या रहा। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से ये कहती हूँ कि जो हरियाणा का चुनाव है वो लोकतंत्र की नहीं बल्कि सिर्फ तंत्र की विजय है। मैं वहां पर रही हूं, मैंने लोगों के मुद्दे देखे हैं, मैंने लोगों का सेंटिमेंट देखा है। लेकिन जब आप कहती हैं कि तंत्र की जीत है, तब तो फिर आप जनादेश का अपमान करती हैं, वोटर्स का अपमान करती हैं। अगर आप कहती हैं कि तंत्र की जीत है, तो कह रही हूँ ये परिणाम वोटर्स का अपमान है। तो ये तंत्र जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं चला? ये तंत्र कर्नाटक में क्यों नहीं चला? ये तंत्र हिमाचल में क्यों नहीं चला? अगर किसी की नियति खराब है तो वो कहीं आपको जीतने ही नहीं देगा।
देखिए प्रत्युष जी, मैं आपसे यही पूछ रही मैं हूँ आपको कि अगर इनको इतनी कुरैशी सीटें साहब, मिलनी एसवाई थी, कुरैशी साहब जो पूर्व 4 मुख्य महीने चुनाव पहले आयुक्त है, जून एक सेकंड में सारिका ये जी, 5 सारिका जी, सीटों पर मैं कैसे सिमट पूर्व गए? मुख्य चुनाव आयुक्त का एक बयान मैं आपको कोट करके बता रहा हूं, उनसे भी यह सवाल किया गया था कि क्या ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है क्या, जो आरोप लग रहे हैं। उनका बयान था कि कांग्रेस के शासन में ही ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, यदि गड़बड़ी की गुंजाइश होती तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती, हमेशा सत्ता में ही बनी रहती। अब बताइए। देखिए प्रत्युष जी, मैं जो आपसे कह रही हूँ, आप ये बताइए मुझे कि जब एक ईवीएम मशीन को निकाला गया, आप तो इस बात को बताइए ना कि वो 99% कोई भी मशीन कैसे चार्ज रह सकती है। आप मुझे ये बताइए, ये एविडेंस, कोई भी मशीन, कोई भी मशीन, नहीं, ये एविडेंस आप चुनाव आयोग में शिकायती पत्र आप लगाइए, एविडेंस जमा कीजिए। वो लगेगा, वो आज लगेगा एविडेंस। अमीन सर इस पर जवाब दे रहे हैं। टेक्निकल मैं बता देता हूँ, लेकिन आप बता दीजिए। नहीं, देखिए जो मोटी मोटी बातें हैं जो दर्शकों को भी इस वक्त जा रही है वो यही कि 5 तारीख को वोटिंग होती है, 8 तारीख को काउंटिंग होती है, स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकलती है, 99% बैटरी चार्ज कैसे रहती है। सुनिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, होता ये है कैंडिडेट आगे रहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए है, तो सारी वोटिंग मशीन्स में से। हाँ, जवाब सुनेंगे आप? जी, हाँ बताइए। हैवी चार्ज बैटरी उस लास्ट मोमेंट पे रिप्लेस की गई होगी। मैं आ रहा हूं विजय शर्मा जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। इसलिए वो आपको ज्यादा चार्ज लगी होगी। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बैटरी को जो है लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देते हैं, और वो आपके लोगों के एजेंट्स के देखरेख में होती है, वो इसलिए हो सकता है पूरी चार्ज रही हो। ठीक है, 99%। ऐसा नहीं है कि बिना आप लोगों के परमिशन के, बिना आप लोगों के, हर चीज की वीडियोग्राफी होती है। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप हर चीज की वीडियोग्राफी होती है। और जैसे पहले मैंने कहा था कि आपके लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था हमारे अंडर में इलेक्शन कमीशन ने उनको माफी मंगवा ली थी। अमीन खान जी, हमारे पास में कुछ महीने पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव, चंडीगढ़ का जो पोल था मैडम, चंडीगढ़ का बैलेट से पोल था, वो बैलेट वोट था मैडम। ना कहें सारिका जी, वो बैलेट से हुआ था, लोकल वोट जो हेर की बात हम कर रहे हैं, कंपेयर मत। विजय शर्मा जी देखिए, की बात कर रहे हैं, ये विजय शर्मा जी, चंडीगढ़ मेयर ये मामला आना ही था। एमएलए और एमपी में चलती है। सवाल नियत पर खड़ी की जा रही है कि बैलेट पे गड़बड़ी करने वाले मशीन के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो मशीन में क्यों नहीं हो सकती? नहीं, उससे कंपेयर मत करिए। सारिका जी को बताना चाहता हूं, सारिका जी सुनिए, जब वीडियोग्राफी होती है, जब वह स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं ईवीएम, तो सबके साइन होते हैं बाकायदा। तो आप बताइए, स्ट्रांग रूम किसने खोला जब 24 घंटे बैलेट पेपर में, जब बैलेट पेपर खोले जाते हैं तो क्या वहां इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता? विजय जी, ये आपके पास क्या तथ्य हैं? जब बैलेट पेपर खोला जाता है, आपके राहुल गांधी जी को पता थी आप चुनाव हारने जा रहे हैं। सारिका जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ किसी को, मैं उम्मीद करता हूँ कि बीच में ना बोले। मैं आपके बीच में नहीं बोला था ना। सारिका जी सुन लीजिए, देखिए विजय शर्मा जी बहुत खामोशी से सुन रहे थे आपको, विजय शर्मा जी खामोशी से आपको सुन रहे थे, उनको सुन लीजिए। जी आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जी को पता नहीं थी हम अब चुनाव हारने जा रहे हैं, तभी उन्होंने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी को भी पता थी कि हम चुनाव नहीं जीत सकते, वो भी कह रहे थे गठबंधन कर लेते हैं। तो ये तो पहले दिन से दीवारों पे लिखा हुआ था। तो आपके हुड्डा साहब बैठक छोड़कर भाग गए, सोनिया गांधी जी बैठी रह गई बैठक में, सारी मीडिया को पता है, मीडिया में खबरें चली है। तो ये तो कई तरह की कांग्रेस वहां लड़ रही थी, हुड्डा कांग्रेस अलग थी, शैलजा कांग्रेस अलग थी, सोनिया कांग्रेस अलग थी। तो आपका जो सरफुटअव्वल है, जो आपका दलित विरोधी चेहरा था, उसके कारण आप हार गए। और जिस तरह से आपने किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी कार्य किए थे 2014 तक, तो उसने हरा दिया। आप ठीकरा जो है कि जी वहां तो 99% बैठी थी। अरे भाई तथ्य बताओ ना, कहाँ है आपके पास कोई वीडियो? तथ्यों के साथ ही चुनाव आयोग के अंदर सारिका जी भाई, आपके संगठन में कुछ कमजोरी है, आपसी गुटबाजी है, सर फुटअव्वल है, तो ठीकरा ईवीएम पर फुटेगा? प्रत्युष जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के हार को स्वीकार करके अगली जीत के लिए आगे अग्रसर होइए। जिनको आप ये बताइए कि उनको उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर घुसने नहीं दिया गया, लोगों ने उनको जूतों के माला पहना दी। आप मुझे बताइए कि उन क्षेत्र से इनके लोग ऐसे कैसे जीत गए? और 5 महीने पहले कहां से कैसे सारा डाटाबेस जो भी जैसा था चेक कर लिया।
तो अब बचता क्या? सुप्रीम चलिए, कोर्ट बहुत से बहुत बड़ा कौन है? शुक्रिया, ये आप सारी- समय समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू दी पॉइंट में जुड़ने के लिए।